बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। इस वक्त नॉर्मली प्रोग्राम करते हैं हरी मुमताज़ साहब, राइट एंगल के नाम से निजी मसरूफियात के बाइस फवाद मसरूफ़ हैं, इस वजह से ये ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। हम बात करेंगे प्रोग्राम में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से मुसलसल सीज़फायर मुआहदों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और सिर्फ सीज़फायर मुआहदों की खिलाफ वर्जी भारत नहीं करता, भारत शहरी आबादियों को निशाना बनाता है, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाता है। आज भी सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, 16 साल लड़की 52 साल खातून को शहीद किया गया, एक 10 साल बच्चा भी जख्मी हुआ है। माजी में भी भारत की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ होती नजर आई, सारी दुनिया ने देखी। स्कूल वैन्स तक को भारत नहीं छोड़ता है। और पाकिस्तान की जानिब से भी इस सूरत हाल में भरपूर जवाब दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी फौज भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर जवाब देती है। आम आबादी को, आम शहरियों को, निहत्ते शहरियों को पाकिस्तानी फौज कभी निशाना नहीं बनाती। भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर जवाब दिया जाता है कि भारत सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करे। आलमी ताकतें इस सूरत हाल पर पाकिस्तान की जानिब से जो एक मुसलसल लॉबी की गई, दुनिया को बताया गया कि भारत क्या कर रहा है। सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, कश्मीर में जो भारत ने किया, इसराइल मॉडल की वहाँ पर कॉलोनीज बना रहा है। इसके अलावा भारत की जानिब से खुद भारत के अंदर जो हिंदुत्व नज़रिया है, वो जितना मोदी सरकार के आने के बाद सर चढ़कर बोल रहा है, सारी दुनिया अब इस पर खामोश नहीं है। पाकिस्तान मुसलसल दुनिया के तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स पर यह बताता रहा कि भारत के अंदर अक़लियतों के साथ, खुसूसन मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, वहां पर किस तरह मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत मुसलसल सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता नजर आ रहा है। अब भारत की जानिब से जो खिलाफ वर्जियां हैं, इस पर आलमी दुनिया नोटिस तो ले रही है, मगर बाकायदा तौर पर भारत के खिलाफ पाबंदियां कब लगेंगी। एक रिपोर्ट सामने आई है अमरीकी कमीशन की, उसके कुछ नुकात भी सामने आए। कमीशन ने भारतीय हुकाम पर सिफारती इंतजामी पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया। और इसके अलावा यह मुतालबा कमीशन कर रहा है कि मजहबी आज़ादियां जिन्होंने सलब की हैं भारत के अंदर, उनके असास से मुंजमद किए जाएं। और कमीशन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के कानून की खिलाफ वर्जियां की और कार्रवाई के लिए मालियाती और वीजा हुकाम को पाबंद बनाया जाए। अभी जो अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, यूएन में भी हमने देखा किस तरीके से भारत की सुबकी हो रही है। और जो व्हाइट हाउस का ट्विटर अकाउंट है, वहां से भी भारतीय रहनुमाओं को, भारत को अनफॉलो करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। यह भी पहली बार नहीं है, भारत को आलमी सतह पर कई बार सुबकी का इस तरह की सूरत हाल में सामना करना पड़ता है, लेकिन भारतीय सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल वहां पर नस्ल कुशी करती नजर आ रही है। सारी दुनिया ने देखा दिल्ली में गुज़िश्ता महीने क्या हुआ, किस तरह मसाजिद पर हमले हुए, किस तरह मुसलमान आबादियों को निशाना बनाया गया, और जिस तरह हिंदू बलवाओं ने हमला बोला था मुसलमान आबादियों पर, सब ने देखा। खुद भारतीय मीडिया भी इस पर अब बोल उठा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से आलमी ताकतें भारत को रोक सकेंगी। मुफादात का जो टकराव है वो एक बार फिर से तो आड़े नहीं आएगा, दुनिया मईशत को नहीं देखेगी, और कब वो वक्त आएगा कि इंसानी जान को पैसे पर तरजीह दी जाएगी। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर अमजद मलिक साहब ने। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल सीज़ फायर मुआहदे की भारत खिलाफ वर्जी कर रहा है, जबकि पाक फौज जवाब देती है फौजी चौकियों को निशाना बनाकर। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पाक फौज नहीं करती है। किस तरह सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी से भारत को रोका जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया जवाद। असल में सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी से रोकना पाकिस्तान का तो एहतजाज तक दो तरीकों से ताल्लुक है। एक तरीका है जो आप फिजिकली जो कुछ बॉर्डर के ऊपर तो फायरिंग के जवाब में, इंडियन फायरिंग के जवाब में जो हम इंडियन पोस्टों को निशाना बनाते हैं, और जिसकी कल निशानदही आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने जब उन्होंने विजिट किया फॉरवर्ड एरिया का, तो उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली की कि ये हम सिर्फ इंडियन पोस्टेज हैं जहाँ पे वो फौजी चूँकि वो रहते हैं, हम उनको निशाना बनाते हैं। क्योंकि दुनिया में अगर आप दुनिया के कानून उठा के देखें
और जंग के मुतालिक भी दुनिया का कानून उठा के देखे तो उसमें जंग लड़ने के भी चंद असूल हैं और वो असूल डिस्क्राइब किए हुए हैं। आप जिनेवा कन्वेंशन उठा लें, आप जो है वॉर पैक्ट जितने हुए हैं वो उठा लें, आप लीग ऑफ नेशंस जब बनी थी उसका असूल उठा लें, आप यूनाइटेड नेशंस जब बनी है उनके रूल्स उठा लें, तो उसमें ये कहा जाता है कि जिस तरह के पाकिस्तान इंडिया के हालात पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं और दुनिया में कहीं और भी एग्जिस्ट कर रहे हों, तो वहाँ अगर आपके ऊपर बॉर्डर क्लैश होगा तो उसमें आप जो 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 फौजी तनसीबात हैं या वो जो एक फौज दूसरी फौज से लड़ने के लिए करती उनको निशाना उनके ऊपर अटैक किया जाए। अब यहाँ पे आता है वो भारत का इस तमाम चीज के अंदर 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त आपके सामने नजर आ रही हैं। एक है जो इंडियन लीडरशिप की एक्सट्रीमिज्म, इंडियन लीडरशिप की जो हिंदुत्व की सेफ्रॉन टेररिज्म, हिंदुत्व के अंदर जो उनकी दहशतगर्दी की पॉलिसी है, जो उसकी लीडरशिप में नरेंद्र मोदी हो गया, अमित शाह हो गया, बाबू बजरंगी हो गया, मोहन भगवत हो गया, ये जितने गमाश्ते हैं जलील और कमीने किस्म के, ये इनके दिमागों के अंदर एक चीज भरी हुई है और वो है दहशतगर्दी का फैलाव अंडर हिंदुत्व पॉलिसी। क्योंकि 1928 से जिस वक्त एल.के. हजवर ने ये बनाई थी आरएसएस और उसने प्रीफेस लिखा था अपनी किताब का, तो वहां उसने क्या दिया था कि इंडिया में सिर्फ हिंदू रहेंगे, एक चीज, तो उनके दिमाग में यही खन्नास भरा हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज आती है जो होता है फोर्सेस का करेक्टर, और फोर्सेस का जो करेक्टर होता है वो लीड करता है जो उनकी क्यादत होती है उसके जरिए। अब पुरानी क्यादत आपने बिपिन रावत की शक्ल में देखी, और उसने क्या किया गया, वो पूरे अपने टेरियोर में जो इंडिया की पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो मैंने आपसे अर्ज किया कि दहशतगर्दी पे बिलीव करती है, दहशतगर्दी का प्रचार करती है, गौ मूत्र और गौ का जो गोबर है जिनके जहन में भरा हुआ है, गौ मूत्र को उन्होंने अपना जो खुदा बनाया हुआ है, उसके ऊपर जो पॉलिसी वो बनाते हैं उसको लेके उनका इंडियन आर्मी चेंज करता है। यानी इंडियन आर्मी टोटली तौर पे दहशतगर्दी के अंदर पोलिटिसाइज हो गई है। और ये अभी की बात नहीं है, अगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी एशिया वॉच पब्लिकेशन की 1991 में छपी थी और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने छापी थी वो रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट का टाइटल था कश्मीर अंडर सीज। अगर उस रिपोर्ट को आप उठा के पढ़ें तो इस कैरेक्टर की जो कॉन्टिन्यूएशन है 1948 से लेके ग्रेजुअली जिस तरह आती है, वो ये रिपोर्ट उठा के पढ़े, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की कश्मीर अंडर सीज उसका टाइटल है। उसमें वो बताता है कि इंडियन फोर्सेस का कैरेक्टर क्या है। इंडियन फोर्सेस का कैरेक्टर ये है कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी रह रहे हैं वो बाई लॉ बाई कॉन्स्टिट्यूशन वो इंडियन आर्मी के अंदर एनरोल नहीं कर सकते, नहीं हो सकते, वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकते, वो बीएसएफ को ज्वाइन नहीं कर सकते। ये है उस दहशतगर्दी की इंतहा जिस पॉलिटिकल फिलॉसफी में इंडियन आर्मी उस पॉलिटिक्स का जो दहशतगर्दी पे मबनी है उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनी है। अब जब ये दो चीजें होंगी और उसके ऊपर आप कश्मीर को जो है वो जो उसका एक स्टेटस था, जो स्टेटस उनके जिनको वो कहते हैं ना पुरखे थे उनके, वो नेहरू और पटेल और वो जिसको अपना बाप कहते हैं गांधी, जिसको उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी थी, ये जो पार्टी जो में है और उसका जो कातिल है उसको वो मेडल देने के पीछे पड़ी हुई है तो वो जो पार्टी है उससे जो कुछ कश्मीर के साथ किया है उसमें दुनिया ने बता दिया कि हाँ, हालांकि कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में जब महबूबा मुफ्ती वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी, उसने एक रेजोल्यूशन पास कराई थी कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के कि जी कश्मीर शुड बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। उसके ऊपर अब ये यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में 1948 की बात नहीं कर रहा, उस वक्त यूनाइटेड ठीक, ब्रिगेडियर साहब मैं आगे चलकर बात करूंगा इस पॉलिसी से खुद भारत को इंटरनेशनल में कितना नुकसान होने लगा है। आगे बढ़ लेते हैं। अमजद मलिक साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की अमन की पॉलिसी को भारत कमजोरी समझने लगता है, वो भूल जाता है 27 फरवरी, वो भूल जाता है अब कारगिल में जो हुआ था उसके साथ 28 मई को जो पाकिस्तान ने किया था, वो भूल जाता है 65, 48, ये सब भूल जाता है और पाकिस्तान की कमजोरी समझने लग जाता है अमन की पॉलिसी को। शुक्रिया। देखिए, एक पहली बात तो हमें अल्लाह का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि आलमी लेवल के ऊपर जो आपने अपने इंट्रो में भी बताया है, एक बात तो साबित हो चुकी है कि हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया का नंबर 1 मजहबी दहशतगर्द है।
और ये मजहबी दहशतगर्दी का जो उसका चेहरा बेनकाब हो रहा है पूरी दुनिया के सामने, कि जिस पे आज व्हाइट हाउस ने भी उसे अनफॉलो करना शुरू कर दिया है और उन्होंने इनके खिलाफ सख्त मजहबी एक्शन जो लेने का इरादा किया है। तो इससे ये एक अल्लाह का ये जो इसको मैं कहता होता था, ये खुदा की एक वेकअप कॉल है कोरोना की शक्ल में। तो ये वेकअप कॉल जो उनकी है, ये एक ज़बरदस्त तरीके से काम किया इसने, और लोगों के सामने हिंदुस्तान का ये मकरूह चेहरा जो उसका था एक्सट्रीमिज्म का, वो फाशिज्म का, वो अभी बेनकाब होना शुरू हो गया। तो एक तो ये बात है। दूसरा, जी जहां तक ताल्लुक है इनका कि इन्होंने हमारे अमन को अपनी हमारी कमजोरी समझा है और इसको अपनी ताकत समझने की कोशिश की है। आप देखिए, जितना अभी जिस तरह बगैर साहब फरमा रहे थे, जितना गंदा और गलीज माइंडसेट उनकी लीडरशिप का है, उनका मीडिया भी कोई इससे पीछे नहीं है। ये जितने भी हमारे अमन के पैगाम उनको गए और जितने भी उनको का सामना करना पड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल पे 22 फरवरी की आपने बात की है, या उसके बाद भी जितने वाकयात हुए हैं, और हमेशा उनको मुंह की खानी पड़ी है और मुंह तोड़ जवाब मिला है उनकी जरा सी भी वायलेशन का। उनकी मीडिया ने उनकी परसेप्शन बिल्डिंग उनकी कौम की ऐसे की कि उनको एक ये अकल देने की कोशिश की कि देखिए हम कितना जबरदस्त अमन पसंद लोग हैं, और पाकिस्तान हर दफा जारियत करता है और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जिस तरह वो चीजें पता चल गई हैं, अल्लाह के फजल से ये चीजें भी अनकरीब दुनिया के आगे आश्कार हो जाएंगी और हैं आश्कार। आप देखिए 27 फरवरी के मौके पर जब ये मामला हुए थे, तो उस वक्त हमने तो ओपन तमाम इवन यूएन मुबस्सिरीन को, जितने यहाँ सफारतकार हैं, सबको हमारा मीडिया जनरल आसिफ गफूर उनको ले गए थे ऑन ग्राउंड और दिखाया था कि आप अपनी आंखों से देख लें कि उन्होंने क्या किया और उनको किस तरह मुंह की खानी पड़ी। और हमने अभिनंदन को किन अच्छे एक गैर शिकाली के जज्बे के तहत छोड़ा और उनको वापस किया एक जंगी कैदी को। लेकिन और भारत हमने ये सब जो पाकिस्तान आनंद का जेस्चर देता है, इसको भी नेगेटिव ले लेता है। आपने देखा अभिनंदन को वहां पर किस तरह हीरो बना के पेश किया गया, और वो ये समझता ही नहीं है कि पाकिस्तान अमन के लिए, पीस के लिए एक के बजाय दो कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से इस तरह का कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। ये जवाब कैसे आएगा जब उनका ज़हन जो उनसा वो शिद्दत पसंद है। देखिए इस वक्त जो भारत की लीडरशिप है, आप उसका जरा फाशिज्म का बैकग्राउंड तो देखिए ना कि वो किस चीज से है। वो उस दहशतगर्द तंजीम से है जिसको आरएसएस कहते जी हैं। और ये दहशतगर्द तंजीम का इस वक्त टोटल एक मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान में कि मुसलमानों की नस्लकशी करनी है। और जिस तरह इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर फरमाते हैं कि ये नाजीज़म है, तो नाजीज़म में आप थोड़ा सा आप अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चले जाएं, तो आप देखिए हुआ क्या था नाजीज़म में। 1933 से लेके 1938 तक एग्जैक्टली वही कदम हिटलर ने लिए थे ज्यूज के अगेंस्ट, जब हॉलोकॉस्ट से पहले, जी जो जी जी आज मोदी मुसलमान के खिलाफ ले रहा है। एग्जैक्टली वही कदम आप जरा बिल्कुल इन बिल्कुल 4-5 सालों की हिस्ट्री में जाके देखिए। उनके बाइकआउट करने, उनको कंसंट्रेशन कैंप बनाने, उनको राइट। उसमें धकेल देना, उसके बाद उनकी दुकानों को बंद कर देना, उनके सोशल बाइकआउट करना, इमलाक को उनके आग लगा देना, नुकसान पहुंचाना, ये सब हुआ था वहां पर ज्यूस के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे ही अब भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की जो पीस पॉलिसी है, इसको भारत किसी सूरत पॉजिटिवली नहीं लेता है। क्या हमें पॉलिसी तब्दील करने की जरूरत है? थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, आप क्या समझते हैं? असल में बात यह है कि अग्रेसिव किस तरह हो। आपने वो दायराकार, वो तरीक़ाकार, वो पैरामीटर देखने हैं जो अग्रेसिवनेस के पैरामीटर्स हैं। अब अग्रेसिवनेस की दो सूरतें हैं। एक वो अग्रेसिवनेस है जो आपने अपनी पॉलिसी में लेके आनी है, इंडियन पॉलिसीज को अनर्थ करने के लिए, जो इससे पहले पाकिस्तान के अंदर नहीं होती थी। यानी अगर इमरान खान ने ये कहना शुरू किया है कि जी जो फैशिज्म और जो नाजिज्म जो इंडिया के अंदर हो रहा है वो बुनियादी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है, तो उसको अब कंट्रीब्यूट करती है यूएनओ की रिपोर्टें, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट, और जो एशिया वॉच है उसकी रिपोर्ट से अगर आप उठा के पढ़ लें, और अभी की रिपोर्टें ना उठा के पढ़े, आप ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है कि अपना कोई 2018 की 652 पेजेस रिपोर्ट है, उसको उठा के आप पढ़ लें। 2019 की रिपोर्ट है, उसमें इंडिया ह्यूमन राइट्स वॉच जो कहता है वो कुछ कहता है वो उठा के पढ़ ले। तो अब वो उसको जो है कोलैबोरेट कर रहा है। जो चीजें किसी वक्त अगर हम कहते थे तो हमारे अंदर, पाकिस्तान के अंदर लोग कहते थे कि जी आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देते हैं, आप हर चीज का इल्जाम इंडिया पे लगाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें जो जिना का एक विजन था ना, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ने, अल्लाह उनको जन्नतुल नसीब अपना वकील जगह अता फरमाए है, वो
वो जो कहते थे ना कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को रोजाना साबित करना पड़ेगा कि वो मुसलमान है, वो आज हो रहा है। बिल्कुल उनसे अबू कलाम आजाद ने जो कहा था वो आपको पता है, उस किताब में जब आया तो वो निगेट हो गया। जो देवबंद वाले कहते थे जिन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट में ज्वाइन किया, आज वो देवबंद जो है वो बीजेपी के साथ मुसलमानों के खिलाफ खड़ी है। तो बात ये है कि एक तो ये अग्रेसिवनेस है कि आपने जो इंडिया का सही चेहरा है, पॉलिटिकल चेहरा जो है, वो आपने इंडिया को दिखाना है। अब दूसरी अग्रेसिवनेस है आपकी, जो आपने अपने बॉर्डर से बाहर जाना है, जिसमें एशिया वॉच आती है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स वॉच आती है, जिसमें आपके इस्लामी अभी इस्लामी दुनिया आती है, जिसका कैरेक्टर बहुत कूल, और वो तो बिल्कुल केयरलेसनेस है, बिल्कुल उनको भी एक मुंह की खानी पड़ी है। अब आप ये देखिए पाकिस्तान का स्टार किस तरह वैलिडेट हो रहा है कि इंडिया ने अपने उस दोस्त को, जहां उनके इतने ममालिक लोग वर्कर काम करते हैं, यूएई या सऊदी अरेबिया में, उन्होंने कोरोना के अंदर उन मुसलमानों को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो कुवैत की गवर्नमेंट को एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ी। तो एक अग्रेसिवनेस ये है कि आपको अपनी एम्बेसीज के जरिए और अपनी उनके जरिए जो दुनिया के जो अदारे हैं जो मैटर करते हैं इन तमाम चीजों उन तक लेके जाना है। और तीसरी अग्रेसिवनेस है आपकी, जो आपने आपके बॉर्डर के ऊपर दिखानी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज, अल्लाह का शुक्र है, खुदा बिल्कुल चौकियों को निशाना बनाकर भरपूर जवाब देती रही है। ब्रेक पर चलते हैं ब्रिगेडियर साहब, कता कलामी की माजरत चाहूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके कुछ नुकात भी सामने आ गए हैं, मुतालबात उसकी जानिब से किए गए हैं। फिर व्हाइट हाउस ने भी अनफॉलो कर दिया है मोदी सरकार को। कोई फर्क पड़ेगा भारत को, और किस तरीके से दुनिया रोक पाएगी भारत को इस तरीके से जो मुसलमानों की नस्ल कुशी भारत में की जा रही है? कब तक दुनिया तरजीह देती रहेगी पैसे को इंसानी जान पर? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। भारत को तशवीशनाक मुल्क सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अब आलमी दुनिया भी करार दे रही है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी आज़ादी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं एक पॉइंट पर बात करना चाहूँगा, वो ये कि सिफारती पाबंदियाँ भारत पर लगाने का इस रिपोर्ट में मुतालबा किया गया है। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आप समझते हैं अब वो वक्त आ गया है कि भारत पर आलमी पाबंदियाँ लगनी चाहिए? असल में वो वक्त तो बहुत पहले आ गया था, और इसका एक रिफ्लेक्शन जो है, जो बात आपको पता है आई जब, चलें कम अज कम अब वो वक्त तो आ गया कि आलमी दुनिया की भी आंखें खुलना शुरू हो गई हैं, उसे भी नजर आना शुरू हो गया। एक तो वो था जब नरेंद्र मोदी पे आपको याद है पाबंदी लगी थी जी, लेकिन असल में बात ये, जो मैं जो तमाम चीज को अदर देन अमेरिकन पॉलिसी के तौर पे जब पढ़ता हूँ, उसको देखता हूँ, तो उसमें दो चीजें एक ऐसी है जो भारत के ऊपर किसी चीज की सब पाबंदी लगाने से जो है वो के राह में आड़े आती है, और वो अभी भी आएंगी। और वो है जो इस वक्त इंडिया का और इजराइल का बड़ा क्लोज नेक्सस चल रहा है। वैसे तो ये नेक्सस जो है 1991 से चल रहा है, और इसमें ना ये सिर्फ ये कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, बल्कि इंडिया के कुछ सोल्जर्स थे, वो फरवरी 2019 में उनके ऊपर हमला किया था मुजाहिदीन ने, तो कुछ इजरायली मारे गए थे, वो आए हुए थे कश्मीर के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए जी। अब इसके अंदर जो ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, एक रॉबर्ट फिस्क की एक रिपोर्ट है जो बड़ा क्लैरिटी से ये कहती है कि ये तमाम चीजें क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करता अमेरिका। वो ये कहता है कि इजराइल जो है ना, उसने अपने आप को खड़ा किया हुआ है इंडिया नेशनलिस्ट बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, और उसमें जो वो लफ्ज लिखता है ना, वो बड़े गौर करने वाले, जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को गौर करने चाहिए। उसमें वो कहता है कि दे हैव अलाइंड विद बीजेपी गवर्नमेंट इन अनस्पोकन एंड पॉलिटिकल एग्रीमेंट विद इजराइल कोलिशन। अब ये जो अनस्पोकन और जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है ना इजराइल की और इंडिया की, ये रोकती है अमेरिका को, यूएनओ को और बाकी तमाम ममालिक को किसी भी किस्म की पॉलिसियों का इतलाक करने पे, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर इन पॉलिसियों का इतलाक होता है तो वो पैलेस्टाइन के हजब से उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो इजराइल के ऊपर भी जाता है। जरूरत इस अमर की है कि इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मेंबर है, उनके जरिए अमेरिका के ऊपर जोर डाला जाए। ना तो ह्यूमन राइट्स वॉच इंडिया पे अमेरिका पे जोर डालेगी, ना कोई ये रिपोर्ट रिकमेंडेशंस तो हैं इसके अंदर। और रिकमेंडेशंस क्या, इससे पहले अपना 13 अपना वो थे मेंबर ऑफ कांग्रेस थे, जिसमें डेमोक्रेट्स भी थे, रिपब्लिकन भी थे, उन्होंने डिमांड किया था कि जो इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाए। वो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर वो रेजोल्यूशन पेश हुई थी। 2 औरतें हैं, एक पाकिस्तान से हैं और एक इंडिया से हैं, जो वहाँ की मेंबर ऑफ कांग्रेस, उन्होंने वो रेजोल्यूशन पेश की थी, लेकिन वो रेजोल्यूशन दब गई। अभी भी ये चीजें इसी तरह
क्योंकि मैंने बताया ना जो इंडो इजरायली नेक्सस है वो प्रेस करता है, इजराइल प्रेस करता है अमेरिकन को और बाकी मुल्कों को किसी किस्म का इस तरह स्टेप लेने के। अब ये प्रूव हो गया है। अब वहाँ जो ह्यूमन राइट वॉच या बाकी रिपोर्ट जो तंजीमें वो ये नहीं कहती कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मुसलमान एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इंडिया। अब मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इंडिया में कौन सी हैं? आप ये गौर करें कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इंडिया में उनके अंदर हिंदू दलित भी आ जाते हैं, उनके अंदर सिख्स भी आ जाते हैं, जो क्योंकि सिख्स बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कहता है कि सिख जो है वो अपने आप को सिख नहीं लिख सकते, सिख में काउंट नहीं हो सकते इंडिया की डेमोग्राफी के अंदर, दे आर काउंटेड एज हिंदू। तो ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में जो हो रहा है, और जिस वक्त गाजियाबाद में जब इंदिरा गांधी ने अटैक किया था गोल्डन टेम्पल पे, उसके बाद इंदिरा गांधी जब मरी थी तो उसके बाद गाजियाबाद दिल्ली के बाद 8 ट्रेनों को रोक के हजारों सिखों को कत्ल कर दिया गया था। यू कांट डिस्कस दैट इन इंडियन पार्लियामेंट। तो ये जो कोलिशन है ना अगेंस्ट मुस्लिम, जो कोलिशन है जिसमें अब तो कोरोना का भी नेक्सस, इसको पहले तोड़ना होगा पाकिस्तान को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसको अमजद मलिक साहब, आप क्या समझते हैं ये जो रिपोर्ट अब सामने आई है अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की, इस पर बाकायदा तौर पर अमल होगा? इसका वक्त आ गया क्योंकि सिफारती पाबंदियों का सिर्फ मुतालबा नहीं किया गया, जिन लोगों ने मजहबी आज़ादी भारत में तलब की है उनके असासे भी मुंजमद करने का मुतालबा किया गया इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। असल में देखिए, एक हकीकत है जो इसको हमें समझना चाहिए और दुनिया भी समझ रही थी। इंडिया बहरहाल एक बहुत बड़ी मार्केट था, 1.5 बिलियन लोगों का ये मुल्क था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वर्ल्ड कम्युनिटी को भी ये समझ आनी शुरू हो गई है कि जिस तरह ये हिंदुस्तान डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त अब इन चीजों की कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो ये वक्त है कि जब इस वक्त को कैश कराया जाए और ये तमाम इन पे पाबंदियां लगाई जाएं और उनको कंपेल किया जाए कि वो अपने आप का अपना रास्ता दुरुस्त करें। और मुझे नहीं लगता ये अपना रास्ता दुरुस्त करेंगे, क्योंकि जिस तरह उनका एक माइंड सेट है वो हिंदुत्व के ऊपर है और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो उनका वो खाली हिंदुओं के लिए बना है। और सिर्फ मुसलमान नहीं, वहाँ बाकी की भी जो मिनॉरिटीज हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इस बात की समझ आनी शुरू हो गई है, जिसमें सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं हमारे भाई, उनको भी ये चीज समझ आनी शुरू हो गई है कि आज अगर सबसे बड़ी मिनॉरिटी मुसलमानों की बारी है तो कल हमारी बारी भी होगी। बिकॉज बहरहाल हम भी नॉन हिंदूज हैं। आज तो वो उनको कह रहे हैं कि सिख जो हैं वो हिंदू हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ब्रिगेड साहब ने। लेकिन एक वक्त आएगा कि उनको इस चीज का एहसास होना शुरू होगा बाकी मिनॉरिटीज को, जो कि होना शुरू हो चुका है मेरे ख्याल में, कि आज अगर ये हैं तो कल हम भी हैं। और ये दलित जो उनसे है उनको तो पहले से एहसास है। आप देखिए जितने दलित हैं, मोस्ट ऑफ देम आर कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन्स। जिस तरह कुछ दलित जो उनसे पिछले दिनों एक बल्क में क्रिश्चियनिटी में दाखिल हुए, फिर उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुए, क्योंकि वो भी अपने आप को इस वक्त गैर महफूज समझ रहे हैं। और इन तमाम से और जो हिंदू माइंडसेट है और इस वक्त जो मोदी और उनके हवारियों का माइंडसेट है, ये माइंडसेट मेरे ख्याल में वेस्ट और स्पेशली अमेरिका अभी उसने दे हैव स्टार्टेड रीडिंग इट। और उन्होंने ये रीड करने के बाद ये एज ए फर्स्ट स्टेप ये काम शुरू किया है कि इनके ऊपर पाबंदियों की उन्होंने कहा, इक्तिसादी पाबंदियां लगाने का भी मुतालबा किया है। और मैं समझता हूँ कि देर या बदेर ये होना है, ये जरूर होगा। और मैं तो सलूट करता हूँ इमरान खान साहब को कि उन्होंने बहुत पहले ये प्रेडिक्शन दे दी थी। जब ये इलेक्शन हो रहे थे उसी वक्त उन्होंने ये फरमा दिया था कि मोदी को दोबारा पावर में आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छे साबित होंगे। और वाकई वो हमारे लिए बड़े अच्छे साबित हो रहे हैं। ये अलहदा बात है कि इस वक्त मसाइल का शिकार मुसलमान वहां गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके मसाइल हल करेगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 1947 में जिस तरह मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क की जरूरत थी और नॉर्थ वेस्ट में ये मुल्क हमने हासिल कर लिया बड़े अच्छे तरीके से, हजरत कायदे आजम अलैहि रहमान ने, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए। अब हिंदुओं को एक अलहदा मुल्क की जरूरत है और उनको गोवा और मुंबई और गुजरात की झोंपड़पट्टियों में अब उन्हें धकेल देना चाहिए, ताकि वो अपने एक अलहदा मुल्क हिंदुत्व एंजॉय करें और बाकी जितनी मिनॉरिटीज हैं मिलके अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराएं। बिल्कुल, मोदी की जो इस वक्त पॉलिसियां हैं वो खुद भारत के अपने लिए नुकसानदेह हैं और जो हालत हैं वो वाकई में इस पर यही दावा कर रहे हैं, यही तज्जिया कर रहे हैं कि भारत का मौजूदा नक्शा आने वाले दिनों में बरकरार नहीं रहेगा। ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि अमजद साहब ने बात की कि इस वक्त ये वक्त जो है ये कैश कराने का वक्त है। पाकिस्तान किस हद तक अपना मजीद रोल प्ले कर सकता है और आलमी दुनिया कब अब सामने आएगी, मफादात का टकराव तो नहीं आ जाएगा। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे।
वेलकम बैक। एक बड़ी अच्छी बात की थी ब्रेक से पहले ब्रिगेडियर अमजद साहब ने कि ये वक्त है इसको कैश कराया जाए। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आप समझते हैं पाकिस्तान ने वक्त तो काफ़ी हद तक कैश करा भी लिया है, क्योंकि गुज़िश्ता 2-2.5 साल की अगर हुकूमत की कर्ज पॉलिसी देखें, रियासत की कर्जा पॉलिसी देखें, वो काफ़ी एग्रेसिव रही, जिसकी वजह से भारत को अब ये सुबकी उठानी पड़ रही है इंटरनेशनल फोरम्स पर। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि जब आपने एग्रेसिवनेस की बात की थी तो मैंने उसमें कहा था कि एग्रेसिवनेस के अंदर पहला एग्रेसिव स्टेप इन डिप्लोमेसी और आपकी फॉरेन पॉलिसी से रिलेट करता है, क्योंकि ये वक्त ये टाइम जंगों का टाइम नहीं है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जब आप पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोरोना दुनिया ऑलरेडी 229 ममालिक हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं। उस जमाने में तो आप जंग की बात नहीं कर सकते। अब जंग, लेकिन जंग पेन से भी होती है, जंग मुंह से भी होती है, जंग अल्फाजों से भी होती है, और जंग जो है वो आपकी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से भी होती है। सिर्फ इस वक्त जो हमारे यहाँ लैक जो आ रहा है, जो हमारे यहाँ एक वॉइड आपको गैप नजर आ रहा है, वो गैप है बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ योर फॉरेन मिशन, परफॉर्मेंस ऑफ योर यूएन मिशन इन पाकिस्तान, यूएन मिशन इन न्यूयॉर्क, और उसके बाद जो आपकी एम्बेसीज का रोल है मुख्तलिफ ममालिक में, और उसका, और जो पाकिस्तान की हुकूमत और फॉरेन मिनिस्ट्री है उसमें इमरान खान साहब, उनका तो हमने जिक्र पहले किया, उन्होंने शुरू से बड़ा कैटेगोरिकली कहा था आरएसएस और हिंदुत्व की पॉलिसी। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे, उन्होंने इस रिपोर्ट के ऊपर जो नई आई है वो मुख्तलिफ ममालिक के सफरा से बात की है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो सोचने की चीज़ है, हमें सोचनी चाहिए, वो ये है कि एक आपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी ना, तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो दुनिया में इंटरेस्ट रिलेटेड चीज़ें, कन्फ्लिक्ट रिलेटेड चीज़ें नहीं है। इंटरेस्ट रिलेटेड चीज़ें ये आएगा सर, आप समझते हैं ये आड़े आएगा, मुफादात का टकराव होगा? ये आ रहा है, क्योंकि इंडिया का देखिए ना 359,000 करोड़ का बजट है जी, उसमें 18 पॉइंट गालिबन 5 to 4.1 ट्रिलियन में से 18.52 बिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने एलोकेट किया डिफेंस परचेजेस से। यूनाइटेड स्टेट्स का 3 बिलियन से ज्यादा फरवरी 2020 में उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपैशी और रोमियो हेलीकॉप्टर हैं, जो लेटेस्ट हेलीकॉप्टर हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर, वो उन्होंने अमेरिका से खरीदने हैं। उसके बाद रफेल खरीदने, 36 रफेल में फ्रांस से खरीदने। US-88 वो जो अब एयर डिफेंस सिस्टम है, जो ये फैल्कन और जो फैल्कम एयरबॉर्न जो है, और वो दूसरा उनके जो हेरोन जो ड्रोन्स हैं वो उन्होंने इसराइल से खरीदने हैं। अब स्पाइस 200 मिसाइल थे जो बालाकोट में इस्तेमाल हुए थे, वो इसराइल ने उनको प्रोवाइड किए थे। इसी तरह उनकी यूएस से रशिया से डील चल रही है। अभी ये जो चीजें हैं, इन चीजों को पाकिस्तान को ये चीज रियलाइज कराने की जरूरत है कि ये जो डिफेंस कैपेबिलिटी बन रही है, ये सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल भी इस्तेमाल हो सकती है। क्योंकि हथियार जब आएंगे तो वो हथियार चाहे छोटे हथियार हों, जो बड़े हथियार हों, आप उनको मुसलमानों को प्रेस करने के लिए भी तो इस्तेमाल करेंगे ना। यहाँ पे वो चीज है जहाँ पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान के अंदर बैठ के नहीं, मैं फिर रिपीट करूंगा, पाकिस्तान के अंदर बैठ के नहीं, पाकिस्तान के बाहर जाके काम कर रहा है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेरी नजर में रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं कि यहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब पाकिस्तान से ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है, वो बड़ी अच्छी बात है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जिस तरह आपके मिशन को परफॉर्म करना चाहिए, जिस तरह आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है, इसको मजीद बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल आपको पॉइंट है। अमजद साहब, आप क्या समझते हैं? आपने कहा कि ये वक्त है कैश कराने का, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान करा भी रहा है, लेकिन इंटरनेशनली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है भारत की जब बात करें, तो ये कितनी बड़ी रुकावट है पाकिस्तान की राह में, जो भारत में मुसलमान हैं उनकी आज़ादी की राह में कह लें? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हर हाल में आएगा, उसके लिए मैंने पहले भी अर्ज किया है, उसकी वजह है इकोनॉमी, उसकी वजह इससे कैसे निपटा जाए? ये बड़ा अहम सवाल है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरफ से, कैसे इससे फिर पाकिस्तान हुकूमत किस तरह निपटे? देखिए, जो हिंदुस्तान है वक्त वो इंप्लोजन ये इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो जो उसकी ये जो टेंडेंसी है इम्प्लोड होने की, इसके ऊपर जो पाकिस्तान जो है उसको सोचना चाहिए। और जिस तरह बड़ी साहब कह रहे थे, इस वक्त जो उन्होंने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को इतना एनहांस कर लिया है, तो मैं देखिए रेट्रोस्पेक्ट में अगर देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि पैंडेमिक खत्म होने के बाद इस वक्त जबकि डिफेंस इंडस्ट्री जो उनकी वो बिल्कुल नीचे चली गई है, तो मैं एक अज्यूम करता हूँ, मैं प्रेडिक्ट नहीं करता, मैं अज्यूम करता हूँ कि हमें
जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक, जिस तरह हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैच कराने के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर इतने एक्टिव हैं और हमने अपना एक्टिविज्म शो भी किया मुख्तलिफ चीज़ों में, जिसमें ना सिर्फ हमारी जो सिविल डिप्लोमेसी थी वो फोर फ्रंट पे थी, उसमें हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने भी बहुत अहम रोल अदा किया था। लेकिन सेम टाइम हमें ये सोचना है इस वक्त कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है जिसके अंदर हमें इस अपॉर्चुनिटी को कैच कराना है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि हम दोबारा अपनी इन्हीं एफर्ट्स को जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हैं इनको जारी रखें, और जितने हमारे मिशन अब्रॉड हैं वो इसको मजीद कैच कराएं। और एक दुनिया को ये पैगाम जरूर जाना चाहिए कि देखिए, एक चीज तो साबित हो चुकी है कि हिंदुस्तान एक मजहबी इंतहा पसंद मुल्क है, और इस मजहबी इंतहा पसंदी में, और वो एक न्यूक्लियर पावर भी है, वो कोई भी ऐसी एक इमेच्योर हरकत कर सकता है जिसके लिए दुनिया को एक बहुत बड़ा खिमियाजा भुगतना पड़ेगा, और उस वहीदुल क़ियास नहीं है कि वो ये करेगा। बादियो नजर में तो ऐसे लगता है कि शायद इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ मुसलमानों को सप्रेस कर रहा है, लेकिन लेट्स से अगर वो उन तमाम इक़दाम पर अमल बिल्कुल, करता ये है बात जो तो प्राइम मिनिस्टर साहब यूएन जनरल असेंबली में बावर करा चुके हैं दुनिया को। जी हाँ, बिल्कुल, ये बावर देखिए, ये वी मस्ट कीप डूइंग इट। ये एक दफा नहीं है कि एक दफा दुनिया को बताया, अब दुनिया जो है वो इस फ्रेम ऑफ माइंड बार बार बताने की जरूरत है। कथा करामी की मादत चाहूंगा, आपका पॉइंट आया। ब्रिगेडियर अमजद मलिक साहब, ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मेरे पास वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अब वो वक्त आ गया है कि भारत के हिंदुओं को अलहदा रियासत दी जाए और भारत में मुकीम जो दीगर अक़लियतें हैं उन्हें अपने अपने इलाकों में आज़ाद रियासत डिक्लेयर करार दिया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।